इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इस टॉपिक को बेटा स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले बेटा ये जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है। अभी तक आपने आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी, मैं थोड़ा सा आयोनाइजेशन एंथैल्पी को बताऊंगा। जैसे ये न्यूक्लियस है और ये हमारा, इसकी आउटर ऑर्बिट में पहले से ही कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब पहले से ही कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक बॉन्ड बना हुआ है, ये एक अट्रैक्शन बना हुआ है। इस अट्रैक्शन को हमें ब्रेक करना है और इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, बाहर निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वी हैव टू सप्लाई एनर्जी। हमें बाहर निकालने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी और उस एनर्जी को ही हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। ये तो थी पुरानी बात। पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं तो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक रिवर्स प्रोसेस है। किसका? आयोनाइजेशन का। अब इसमें क्या है कि आपका एक न्यूक्लियस है और ये बाहर आपकी ऑर्बिट है, ठीक है, यह शेल है। इसके अंदर पहले से ही इलेक्ट्रॉन कुछ प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हुआ क्या कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, बाहर घूम रहा है एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। अब क्योंकि न्यूक्लियस है तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रखता है, तो आपने क्या किया कि आपने सोचा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किसी तरीके से आ जाए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। याद रखना कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर है तो कोई अट्रैक्शन नहीं है, पर जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा या एटम की तरफ आएगा या उसकी ऑर्बिट की तरफ आएगा तो वो इस पॉजिटिव के इन्फ्लुएंस में आने लगेगा। उससे क्या होगा, आप सपोज करो कि यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन एंट्री कर जाता है आउटर ऑर्बिट में और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो ये क्या है, ये है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बेटा एक फर्क समझो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन गेन में इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। आयोनाइजेशन में अट्रैक्शन ब्रेक हुआ तो हमें एनर्जी क्या करनी पड़ी, सप्लाई करनी पड़ी। और एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी तो हमारा प्रोसेस हुआ एंडोथर्मिक, बताया था मैंने। और एंडोथर्मिक हुआ तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हुई, पॉजिटिव, यानी हीट एब्जॉर्ब होगी। हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। क्यों एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि हमें बॉन्ड तोड़ना पड़ा। बॉन्ड तब टूटेगा जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं तो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इलेक्ट्रॉन आने के बाद क्या हुआ आपका, यहाँ पर हुआ फॉर्मेशन ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन या बॉन्ड भी बोल सकते हो कि भाई बॉन्ड बन गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। एक अट्रैक्शन का फॉर्मेशन हुआ। आयोनाइजेशन में अट्रैक्शन तोड़ना पड़ता था, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो याद रख लेना, ऑलवेज नोट कर लेना चाहिए इस बात को, इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अट्रैक्शन और बॉन्ड, केमिस्ट्री के अंदर कहीं पर भी बॉन्ड बनेगा या अट्रैक्शन बनेगा, देन एनर्जी विल रिलीज बाय सिस्टम। सिस्टम क्या है, ये एटम और ये इलेक्ट्रॉन का आना, ये सिस्टम है। एनर्जी विल रिलीज बाय सिस्टम, इट विल बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा क्योंकि हीट यहाँ पर निकल रही है। और जो सिंबल होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वो होता है डेल्टा EGH नोट। नोट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहा है। ये नोट वगैरह कब लगाते हैं कब नहीं लगाते वो हम आपको थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में बेटा समझा देंगे। तो फिलहाल इसका सिंबल याद रखो, डेल्टा EGH नोट। EG मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा EGH नोट जो है वो हमेशा क्या होगी, आपकी निगेटिव होगी। और अगर आपके पास 1 मोल एटम है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेंज होगा वो किलो जूल पर मोल में आएगा। इसकी यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर मोल। यानी इतने किलो जूल पर मोल हीट रिलीज होगी। तो ध्यान रखना, जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो एक टाइप की एनर्जी होती है जो रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन के गेन के प्रोसेस में।
ठीक है, आई होप इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद बेटा बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी के पीरियोडिक ट्रेंड की। इसकी बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड कि इसका पीरियोडिक ट्रेंड कैसा होता है। पीरियोडिक ट्रेंड मींस ये पीरियड में, पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट किस तरीके से चेंज होती है, और ग्रुप, ग्रुप का मतलब ये अप टू डाउन किस तरीके से बिहेव करती है। तो पीरियड के अंदर बेटा डेल्टा ईजी एच नोट, मैं सिंबल लिखूंगा बस अब, डेल्टा ईजी एच नोट की वैल्यू निगेटिव में इंक्रीज होती जाती है। मैं आपको समझा दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ग्रुप में, ग्रुप मींस अप टू डाउन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो निगेटिव में डिक्रीज होती जाती है। तो ये पीरियोडिक ट्रेंड है, पीरियड में बढ़ेगी लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप में अप टू डाउन ये कम होती चली जाएगी। अब एक मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, रफ एग्जांपल है, नोट करने की बात है। मोर द वैल्यू ऑफ डेल्टा ईजी एच नोट, ईजी एच नोट की वैल्यू जितना ज्यादा होगी, मोर विल बी easy to gain an electron by atom। EGH की वैल्यू जितनी निगेटिव में बड़ी होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन आसानी से किसी एटम के अंदर आ जाएगा। ये तो पहली बात थी जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद इसे और अच्छे से समझने के लिए बेटा मान लो कि मेरे पास एक एटम है X, उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दे रहा हूँ। मान लो कि मैंने लिखा 328 किलो जूल पर मोल। और एक दूसरा एटम है, मान लो कि चलो Y है, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, और इसके लिए मैं कोई डेटा लिख देता हूँ 349 किलो जूल पर मोल। अब इससे मुझे समझ में क्या आया इससे मुझे बेटा समझ में ये आया कि जो ये नीचे वाली वैल्यू है ये बड़ी है, लार्जर है। मैं अभी बताऊंगा कि ये क्यों है। तो ये बड़ी है तो जो Y है वो विल गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, Y जो है वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लेगा। रही बात X की, वो थोड़ा सा भाई मुश्किल से ले लेगा, यानी जितना स्मूथ इलेक्ट्रॉन इस केस में आएगा उतना इस केस में नहीं आएगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि जितनी निगेटिव में बड़ी वैल्यू होगी उतना ही हमें आसानी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन कराने में। पहली बात ये थी। अब बेटा दूसरी बात ये है कि कुछ बच्चे ऐसा आइडिया लगा लेते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया कि दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो बच्चों ने बोला कि मैथमेटिक्स के हिसाब से -328 वैल्यू बड़ी है। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ठीक है, पर अगर आप केमिस्ट्री में सोचें कि ये रिप्रेजेंट किस बात को कर रहा है, ये बेटा रिप्रेजेंट इस बात को कर रहा है कि कितनी एनर्जी निकली। माइनस साइन का केमिस्ट्री में केवल इतना ही मतलब है कि ये एनर्जी के इवैल्यूएशन, एनर्जी के रिलीज को दिखाता है। इसका कोई मैथमेटिकल मतलब यहाँ है नहीं। यहाँ पर बस माइनस और प्लस इतना ही हमें बताते हैं कि एनर्जी निकलेगी और कब एब्जॉर्ब होगी। तो माइनस का मतलब एक्सोथर्मिक है, हीट निकल रही है। इसमें 328 किलो जूल पर मोल हीट निकली और इसके अंदर 349 किलो जूल पर मोल हीट निकली। तो यहाँ पर बेटा क्या हुआ, मोर हीट रिलीज। तो यहाँ पर इसका इतना ही मतलब है कि हीट निकली। तो 349 इज a larger value because this value is only representing the amount of heat evolved। तो बस बेटा इतना ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर बेटा एक टेबल हमने प्रोड्यूस किया आपकी एनसीईआरटी से, टेबल नंबर 3.3 और 3.7। अब यहाँ पर पीरियोडिक ट्रेंड के हिसाब से हमने क्या कहा था कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ेगी निगेटिव में। तो आप देख सकते हैं लिथियम से लगा के फ्लोरीन तक ये निगेटिव में बढ़ती है। एक मिनट के लिए जो ये ग्रुप 0 है या इसे ग्रुप 18 भी बोल देते हैं, इसे आप छोड़ दीजिए, अभी इसे होल्ड पे रखते हैं। क्लास के लास्ट में इसे डिस्कस करेंगे कि इनकी वैल्यू पॉजिटिव क्यों है। तो ये लेफ्ट टू राइट निगेटिव में देखो बढ़ती चली गई, यानी इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी लेफ्ट टू राइट बढ़ती चली जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू निगेटिव में बढ़ती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू निगेटिव में क्या होगी, छोटी होती चली जाएगी।
तो देखो छोटी होती जा रही है यहाँ पे। तो इससे क्या समझ में आया कि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी कम हो जाती है, यानी हीलियम जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये CS जो है आपका मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लेगा। या आपसे कोई पूछ रहे कि भाई सोडियम में और रुबीडियम में जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, तो आप लिखोगे क्योंकि सोडियम लेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये तो था जर्नल ट्रेंड। पर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, और इन 3 क्वेश्चंस में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एग्जाम क्वेश्चन अभी यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उनका सोल्यूशन बाद में। पहले क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है डेल्टा EgH नॉट फॉर सल्फर is more than delta EgH for ऑक्सीजन। भाई अभी तो हम क्या कह रहे थे, तो यहाँ पे लग जाएगा वाई। क्यों ऐसा होता है, देखो अभी हम ऊपर क्या कह रहे थे कि ऊपर से नीचे क्या होगी, घटेगी, पर यहाँ से यहाँ पे देखो तो ये तो बढ़ेगी। तो यानी एक एक्सेप्शन है यहाँ पर। तो पहला तो एक्सेप्शन हमें यहाँ पर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर डेल्टा EgH for क्लोरीन इज मोर निगेटिव, निगेटिव आप ऊपर भी लगा सकते हैं, मोर निगेटिव देन डेल्टा EgH फॉर फ्लोरीन। ये हमें दूसरा क्वेश्चन मिल गया। वाई, दूसरा क्वेश्चन मिल गया। भाई ऊपर से नीचे घटनी चाहिए, पर ये तो 349 है, तो ज्यादा होगी। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है। और तीसरा सबसे अच्छा क्वेश्चन, वाई द वैल्यू ऑफ डेल्टा EgH is positive for noble gases। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो नोबल गैसेस के लिए पॉजिटिव हो जाती है। भाई अभी तो कह रहे हैं निगेटिव होगी, हीट निकलेगी, पर नोबल गैसेस में ऐसा क्या हुआ कि हीट हमें अपनी तरफ से देनी पड़ी। मींस वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी टू एंटर 1 इलेक्ट्रॉन इन द नोबल गैसेस। तो ये 3 बेसिक फाउंडेशन क्वेश्चन है जिनका आंसर हमें अभी जानना है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1, द डेल्टा EgH ऑफ सल्फर इज मोर देन डेल्टा EgH ऑफ ऑक्सीजन। ये ट्रेंड से हटके है, तो मैं इसका रीजन आपको बता देता हूँ। एक टूल आपको बताया गया था कि मोर द वैल्यू ऑफ डेल्टा EgH नोट, डेल्टा EgH नोट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन विल कम इजीली, उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से आपका एंटर कर जाएगा एटम के अंदर। तो यहाँ पर वैल्यू अगर मैं ऑक्सीजन सल्फर की बात करूं, सल्फर में -200 है और ऑक्सीजन में -141 है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो सल्फर है हमारा उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाएगा, और ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन है हमारा थोड़ा सा मुश्किल से आएगा सल्फर के कंपैरिजन में। तो ये इस डेटा का कंक्लूजन निकला। तो इसे हम समझते हैं इस तरीके से। आपको पता है कि जैसे ही हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे ही हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p4। तो जो आउटर ऑर्बिटल है 2p4 है। और उसके बाद अगर मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर में कौन है, कितना होता है, 16 होता है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो देखिए यहाँ पर 2p है आउटर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी जो हम इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन को लेना, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की गेनिंग के दौरान रिलीज हो, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पे 2p4 में एक इलेक्ट्रॉन आने की संभावना है और यहाँ पर 3p4 में इलेक्ट्रॉन आने की एक संभावना है। बस हमें ये जस्टिफाई करना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन इजीली आएगा, जिसमें इजीली आएगा उसी में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो है 2p ऑर्बिटल्स जो है उनका साइज क्या है, साइज स्मॉल है, छोटा साइज है, और छोटे साइज के अंदर ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो छोटे स्पेस में 4 इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होते हैं, 5वां इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो भी निगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर रिपल्शन क्या हो जाएगा,
ज्यादा हो जाएगा, मोर रिपल्शन। तो जब रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा छोटा एटॉमिक साइज होने की वजह से, सो इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम इजीली, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं आएगा। हेंस, एक मिनट बेटा, डेल्टा EGH विल बी लेस फॉर ऑक्सीजन। इसीलिए जो डेल्टा EGH है ऑक्सीजन के लिए वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो ये साइज के बेस हमने एक्सप्लेनेशन बनाई। पर अगर मैं सल्फर के केस पे आता हूँ उसके नीचे, तो सल्फर में जो हमारा साइज है वो आ जाता 3p भाई। तो ये थर्ड सब शेल चालू हो जाता, तीसरी शेल चालू हो जाता है, सॉरी। तो इसका जो एटॉमिक साइज है वो क्या है, वो बड़ा है, वो ऑक्सीजन से बड़ा है, ठीक है। तो इसका जो साइज है वो लार्ज है, किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो एक लार्ज साइज में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो 5वां इलेक्ट्रॉन आएगा उसे ज्यादा रिपल्शन फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, लेस रिपल्शन। अब बेटा लेस रिपल्शन आएगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा जो, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन will not face much repulsion, so delta EGH not for sulfur will be more negative। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर जो 1 था, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, सारे बच्चों को पता है, ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है। जो छोटे साइज होने की वजह से जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसे ज्यादा रिपल्शन मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन छोटे स्पेस में ऑक्युपाई है, 5वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो और रिपल्शन लगेगा। तो 5वें इलेक्ट्रॉन की एंट्री इतनी फ्रेंडली नहीं होगी, तो एंट्री आसानी से नहीं होगी। तो इस वाले रूल से जो डेल्टा EGH की वैल्यू है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। वहीं सल्फर के केस में साइज थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा, 3p आउटर में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो आएगा ऑलरेडी 4 है, स्पेस ठीक ठाक है, तो जो 5वां इलेक्ट्रॉन है उसे ज्यादा रिपल्शन नहीं लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो एंट्री है वो थोड़ी इजी हो जाएगी। तो ये ज्यादा एनर्जी यहाँ पर रिलीज करेगा, या डेल्टा EGH की वैल्यू आपकी थोड़ी ज्यादा आएगी। तो अगर मैं इसे ही यहीं पर मैं सेम आपको एक्सप्लेनेशन बता सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आप लोगों को, इसके बाद यहाँ पर क्या है, अगर मैं दूसरे क्वेश्चन को देखूं, वहां पर क्लोरीन और फ्लोरीन की बात करी गई है। तो देखो कुछ नहीं है, सेम के अंदर सेम जो है इसके अंदर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर कोई इसमें ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं आएगा। तो इसी के अंदर हम एडिट कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे हुआ, ठीक है। यहीं पर इसे मिटा दे रहे हैं। अब देखिए बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, मैं समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ये मैं ले लेता हूँ फ्लोरीन के लिए और ये ले लेते हैं क्लोरीन के लिए। तो ये यहाँ पर आएगा 2p5 और यहाँ पर आ जाएगा 3p5। सेम कॉन्सेप्ट है, आंसर में लैंग्वेज भी सेम है कि 2p5 या जो ओवरऑल फ्लोरीन है उसका साइज छोटा है, छोटा साइज होने की वजह से रिपल्शन ज्यादा होगा। तो जो 6th इलेक्ट्रॉन आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स ने 2p में ऑलरेडी वहां पर रिपल्शन बनाया हुआ है, तो छोटे स्पेस में जैसे ही छठा निगेटिव इलेक्ट्रॉन आएगा तो रिपल्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा। कोई भी सिस्टम रिपल्शन से बचना चाहता है, सो electron will not come easily, hence the delta EGH naught will be less negative for fluorine, है ना। जो फ्लोरीन के लिए जो डेल्टा EGH नोट है वो थोड़ी सी कम रह जाएगी। देखिए 328 किलोजूल पर मोल ही है। बट अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, इस तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। 3p आया यानी साइज लार्ज हो चुका है, लार्ज साइज है, 5 इलेक्ट्रॉन है, वहां पर रिपल्शन होगा पर ऊपर वाले से कम होगा। तो जो छठवां इलेक्ट्रॉन आएगा उसे उतना ज्यादा रिपल्शन फेस नहीं करना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन की जो एंट्री है वो थोड़ी फ्रेंडली हो जाएगी, आसानी से वो आ पाएगा। और आसानी से इलेक्ट्रॉन आएगा तो वापस इस रूल के हिसाब से इजी एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर एनर्जी विल रिलीज। तो ज्यादा एनर्जी यानी 349 किलोजूल पर मोल क्लोरीन के केस में आपकी एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो दो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन थे उनका पॉइंट क्लियर हो जाता है। Why the delta EGH for noble gas is positive?
बाकी सबकी निगेटिव है, इनमें ऐसा क्या होगा कि पॉजिटिव है। तो उसके लिए हम एक ले लेते हैं, सपोज करो हम आर्गन को ले लेते हैं एक एग्जांपल समझाने के लिए। आप कोई भी ले सकते हैं अपनी चॉइस से। तो जैसे मैंने आर्गन लिया, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है बेटा। तो लिखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 है ना, 3s2 3p6। अब देखिए मेन क्वेश्चन क्या है, अगर हम इस आउटर 3p6 को ध्यान से देखें, इवन आप इसमें किसी को भी देखोगे, आपको सभी में इस टाइप में जो पी ऑर्बिटल है वो पूरा फुलफिल्ड मिलेगा। ये p6 है ना, तो 3 4 है ना, ये ऐसे पूरा फुलफिल्ड मिलेगा। अब आप एक बात का आइडिया लगाओ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन आए और इलेक्ट्रॉन आने की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज हो, कुछ एनर्जी क्या हो बेटा आपकी रिलीज हो जाए, तो उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मानते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है। और यहाँ पर समस्या क्या है कि यहाँ पर तो ऑर्बिट पूरा भरा हुआ है, ऑर्बिटल्स पूरे भरे हुए हैं, 3p ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है। इवन आप नियॉन लोगे तो 2p पूरा भरा होगा, है ना, इसके नीचे वाला लोगे तो 4p पूरा भरा होगा। तो कुल मिला के सभी में आउटर ऑर्बिटल्स है फुलफिल्ड होंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एंट्री नहीं हो पाएगी। अगर आप ये सोचते हैं कि आप इलेक्ट्रॉन को, अगर आप ये सोचते हैं कि आप इलेक्ट्रॉन को, तो देखिए बेटा इससे क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, 3p6 में इलेक्ट्रॉन के लिए कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। अब जब 3p6 में इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस नहीं है, तो एक क्वेश्चन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। हाँ ठीक बात है, नहीं आएगा, पर एक तरीका है, हम क्या करें, इफ वी सप्लाई एनर्जी फ्रॉम अवर साइड या आउटसाइड, यहां पर तो 3p में स्पेस है ही नहीं, पर अगर हम कुछ एनर्जी अपनी तरफ से सप्लाई कर दें, अपनी तरफ से एनर्जी कुछ दे दे, दिस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, दिस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कैन बी promoted into high energy level orbit और orbitals। जो ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है इसे हाई एनर्जी, इसमें तो जगह नहीं है, इसे हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट में या ऑर्बिटल्स में शिफ्ट किया जा सकता है। इस प्रोसेस में क्या है, हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। सो डेल्टा EgH नॉट फॉर नोबल गैसेस, for noble gases become पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि जिस ऑर्बिटल में हमें इलेक्ट्रॉन को लाना है वहां पर स्पेस नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो सिस्टम बदल जाएगा। उस केस में एनर्जी हमें अपनी तरफ से जानी देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन फिर आउटर पी ऑर्बिटल में ना आके इससे ऊपर वाले ऑर्बिटल के अंदर जाने लगेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं तो ये 3p के बाद कौन सा आएगा, 4s आएगा। तो 4s में आपका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट आपको कराना पड़ेगा, या उसे हायर एनर्जी के 4s में 4 नंबर शेल जो इसके बाद आएगी उसके हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को हमें प्रमोशन देना पड़ेगा। प्रमोशन देने के लिए उसे अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ेगी। अपनी तरफ से एनर्जी दोगे तो डेल्टा EgH क्या निकल के आ जाएगा, आपका पॉजिटिव निकल के आएगा। तो इसी वजह से जो आपका ये डेल्टा EgH होता है नोबल गैसेस का, ये बेटा आपका क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा लास्ट, जो हमारी प्रॉपर्टी है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो पहले मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। आपने एक बात नोट की होगी कि जैसे मैंने HCl लिख रखा है, आपने मोस्ट कॉमनली ऐसा देखा होगा कि जब इसे ब्रेक करते हैं तो ये H+ और Cl- आयन में ब्रेक होता है। बाकी वो बात अलग है कि एक्वस वगैरह वो एक अलग चीज है। आपने देखोगे जनरली इसे ब्रेक करें तो H+ और Cl- बनता है। अगर मैं HCl को इन जर्नल भी लिखूं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि क्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल निगेटिव चार्ज बनाते हैं
और हाइड्रोजन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। तो इसमें हुआ क्या कि इसके ऊपर निगेटिव आया, इसके ऊपर पॉजिटिव आया। तो एक्चुअली में ये जो क्लोरीन है ये एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और जो हाइड्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो रूल ये है कि जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होते हैं, वो किसी भी केमिकल बॉन्ड से, चाहे वो कोवेलेंट हो या आयनिक हो, वो इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेते हैं लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से। तो जो डेफिनेशन बनती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वो बन जाती है, इट इज द पावर ऑफ एन एटम टू पुल द इलेक्ट्रॉन from another atom connected via a chemical bond। या ऐसे भी समझ लो कि किसी पर्टिकुलर एटम की टेंडेंसी होती है, पावर होती है, जिसकी हेल्प से वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा या जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, और जिस साइड से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा। अब इसके अंदर अगर हम पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें तो बेटा लेफ्ट टू राइट क्या होते हैं आपके पीरियड। इनमें जो हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी। और जो आपके अप टू डाउन होते हैं, अप टू डाउन कौन होते हैं बेटा, आपके ग्रुप्स होते हैं, इसके अंदर जो आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो जनरली डिक्रीज होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात और मैं आपको बेटा यहाँ पर बता देना चाहूंगा कि एक टेबल आपकी बुक में दे रखी है, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को मेजर करने का एक तरीका है वो एक पाउलिंग स्केल है। इसे पाउलिंग स्केल पे मेजर करते हैं, ठीक है। जो पाउलिंग स्केल है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 4 तक हो सकती है, जो प्रेजेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारे पास। तो इस हिसाब से जो हमारी पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन। इसका पाउलिंग स्केल पर जो है वो 4.0 स्केलिंग से दी गई है। बाकी जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है हमारे, वो हमारे एस ब्लॉक के ग्रुप फर्स्ट से आते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो लिथियम है, सोडियम है, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पाउलिंग स्केल पर दे रखी है। सीजियम की 0.7 दे रखी है, रुबिडियम पोटेशियम की 0.8 दे रखी है। तो ये लेस है। और जो आपके नॉन मेटल्स हैं जनरली फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उनका पाउलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। ध्यान रखना ये 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उसमें फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। जितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में दी गई है वो फ्लोरीन से कम ही है। यहाँ पर जो मिनिमम आपके एनसीईआरटी में शो किया हुआ है ये 0.7 है, ठीक है। तो और एलिमेंट भी अगर इन फ्यूचर डिस्कवर होते हैं तो ये पाउलिंग स्केल इससे नीचे भी जा सकता है। तो ये बात ध्यान रखना, मान लो कि आपको पाउलिंग स्केल पे दे दिया कि भाई एक एलिमेंट ए है उसका पाउलिंग स्केल 2.5 है, दूसरा एलिमेंट सल्फर है, या सल्फर नहीं चलो क्लोरीन है, उसका पाउलिंग स्केल 3.0 है, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो पाउलिंग स्केल को भी अपने माइंड में रखना, ठीक है। जिसका पाउलिंग स्केल जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। तो ये बेटा दूसरी बात थी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से जुड़ी हुई, ठीक है। इसके पीरियोडिक ट्रेंड को याद रखना और ये इन फ्यूचर आपको वैसे भी काम आती रहेगी, ठीक है बेटा। और अच्छे से समझने के लिए एक लास्ट एग्जांपल ले लो। जैसे कंपाउंड है मान लो कि FCl और एक दूसरा कंपाउंड है ClBr, ठीक है। ये हमने लिया, पाउलिंग स्केल पे जो फ्लोरीन है वो 4.0 है और जो क्लोरीन है वो कितना है 3.5 है। इसी तरीके से नीचे वाले में पाउलिंग स्केल पे 3.5 है
और जो आपका ब्रोमीन है वो 4 से कितने 3.5 से कम ही जाएगा। ठीक है, तो 2.8 दे रखा है इन लोगों ने, तो हम क्या करते हैं कि इस 2.8 को यहाँ पर लिखते हैं। तो 2.8 लिखा, तो पाउलिंग स्केल पर अगर मैं ऊपर वाला एग्जांपल लूं तो ये फ्लोरीन ज्यादा है, तो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव, जहां से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे वहां पर पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरीके से जो नीचे वाला है उसमें क्लोरीन का 3.5 है, ब्रोमीन का 2.5, यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो गया है, तो फिर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा पार्शियल निगेटिव और ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो कुल मिला के आप पाउलिंग स्केल पे ध्यान रखो या पीरियोडिक ट्रेंड को ध्यान रखो कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी कम है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, जो बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ ना उसके शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे उसके ऊपर पार्शियल निगेटिव आ जाएगा। सेम हालात नीचे हैं, इसमें पहले क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था, यहाँ पर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ब्रोमीन के कंपैरिजन में, तो यहाँ पर बेटा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच के पार्शियल निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा।